नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर सेकंड। जैसा कि आपने देखा था कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉक किया था इंट्रोडक्शन के बारे में। इवन वह एक मात्र नाम का इंट्रोडक्शन टॉपिक रहा है। हालांकि उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी और बहुत गहरी बातों को एक्सप्लेन किया है, समझा है। ओवरऑल हम अगर बात करें तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स को पढ़ने में एक बेस का काम करता है, हम लोगों ने कल उस चैप्टर्स को देख लिया है और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के विषय में समझ भी लिया है। वहीं पर आज हम बात करने वाले हैं जब लेक्चर नंबर सेकंड यहाँ पर हमारा होगा, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि भाई कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो बायोटेक्नोलॉजी को सफल बनाने का काम करता है। मैंने आपको सारी चीजें बताई कि बायोटेक्नोलॉजी एक प्रकार से बायो यानी लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब होता है टेक्निक। यानी जब आप किसी लाइफ को जोड़ करके कोई टेक्निक यूज करते हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं उस ऑर्गेनिज्म के पार्ट से, एंजाइम से, जिसका यूज कौन करता है? ह्यूमन करता है, अर्थात ह्यूमन के वेलफेयर के लिए आप ऐसा कोई चीज बनाते हैं। क्योंकि हम लोग बायोलॉजी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी में अगर आप कोई टेक्निक का यूज कर देते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी। कार्ल इरकी ने इसको 1919 में बहुत अच्छे से समझाया भी है। हालांकि इस चीज को कंट्रोल करने वाला एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम था, मैंने आपको बताया होगा कल, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होता है EFB। EFB has the authority to control all the research which are involved in the biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होने वाले सारे रिसर्च जितने हो भी रहे हैं, इन सब की केयरिंग करने का काम EFB करता है। यानी EFB ये देखता है कि बेटे तुम कौन सा रिसर्च कर रहे हो और तुम्हारे रिसर्च का उस व्यक्ति पर या समाज पर या लोगों पर या जनता पर या किसी ऑर्गेनिज्म पर उसका क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा। कहीं तुम उसके इथिकल का मतलब कह सकते हो उसके राइट का मिसयूज तो नहीं कर रहे हो, कहीं नाक को यहाँ तो नहीं लगवा रहे हो, तो जीन तो थोड़े ना निकाल रहे हो। तो यानी कहने कहीं ऐसा कोई जीन तो नहीं निकालने चाहते हो कि निकाल करके उसके बॉडी में इंसुलिन ना बने। तो ये तमाम चीजें जो उसके नेगेटिव साइड और जो पॉजिटिव साइड है, इन सब के डिस्कशन के लिए EFB कंट्रोल करने वाला एक मुख्य जो इंस्टीट्यूट है वो बैठा हुआ है। अब जरूरत है कि हम आखिर बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम उसके कुछ स्टेप्स को समझें। कौन कौन से स्टेप्स होंगे जो जिम्मेदार होंगे इस बायोटेक्नोलॉजी को संपन्न बनाने में। तो जरूरी है कि सबसे पहले आप चीजों को, डिजायर जीन को आइसोलेट करो, फिर उसको कट करो, फिर उसको एम्पलीफाई करो। मतलब बहुत सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, लगभग 7 से 8 स्टेप्स होंगे। उन्हीं को हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं सारे उस पॉइंट्स को जरूर लिखता हूँ आपके सामने, जिससे आपको समझने में चीजें आसान होंगी। ठीक है, आइए हेडिंग डालिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बायोटेक्नोलॉजी। चलिए देखिए भाई, काफी आसान है ये। मैंने कहा ना कि मैं पूरे चैप्टर्स को बहुत ही हलवे की तरह आपको समझा दूंगा, इस बात पर आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। चलो, सबसे पहला अगर मैं बात करूं यहाँ से, क्या क्या होगा भैया? तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे एंड आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। अर्थात किस जीन को निकालना चाहते हो, किस जीन को निकालना चाहते हो और उस जीन से, जिस जीन से आपका कोई प्रोडक्ट बनना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ कि आपने कोई एक जीन ले लिया पैनक्रियास का, आपने बताया होगा, मैंने बोला भी है, बीटा सेल होता है। उसी बीटा सेल का एक मैंने जीन ले लिया और उस जीन, जो जीन बनाता है क्या था, इंसुलिन। मैंने उस जीन को निकाला।
अच्छा वो कि डिजायर जीन हमारा है, वही हमको चाहिए, उस जीन को चाहना है तो उसको काटेंगे पहले। तो मैंने कहा कि पहले हम उस जीन को आइडेंटिफाई कर लें और फाइनली उसको क्या करेंगे, अलग कर दें, आइसोलेट कर दें। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अभी मैं सिर्फ अभी स्टेप्स लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन, अच्छे लेवल पर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले मैं स्टेप्स को समझाते हुए समझ रहा हूँ, ताकि ये आप जब अभी इसको पढ़ेंगे करके तो ज्यादा कठिन न लगे, चीजें अभी से समझ लीजिए थोड़ा बहुत। सेकंड पॉइंट आता हूँ। चलो भाई सेकंड में हम बात करते हैं जब कटिंग, या इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी मैंने आपको बताया होगा कि स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया था साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के केसेस में, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को उसमें इनकोड करता था। अब उन लोगों ने हर्बर्ट बॉयर और स्टेनली कोहेन ने अलग अलग रिसर्च किया था, तो उसी में हर्बर्ट बॉयर का अपना योगदान रहा है। इन लोगों ने मिलकर के क्या किया था, बैक्टीरिया के अंदर, कोलाई के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज कर दी थी। इन्होंने बताया कि हाँ ये एक ऐसा एंजाइम होना चाहिए, होता है, जो डीएनए को यानी जेनेटिक मटेरियल को कट करता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया था। वहां पर याद करिए, कल बताया था मैंने, मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट। तीसरा समझेंगे इसमें भाई क्या होगा, तीसरा समझेंगे इसमें हम, देखो, सेपरेशन ऑफ टारगेट डीएनए कैसे करते हैं, फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका जो डिजायरेबल जीन था, जिससे मैंने एक पूरा का पूरा डीएनए तो कट कर दिया, लेकिन जीन में मान लो यही वाला डिजायर है, अब इसको कैसे आप अलग कर पाएंगे। तो जो डिजायरेबल या टारगेट जीन होगा उसको अलग करने का तरीका है हमारा कौन सा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हालांकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत काम करता है। एनोड कैथोड जैसे इसमें चीजें पाई जाती हैं। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द फास्फोरिक एसिड, इथोडियम ब्रोमाइड, इसमें केमिकल डालते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड रेज डाल करके हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट ही होगा, उस रेज को डाल करके हम एक ऑरेंज कलर का बैंड पाते हैं। उसी ऑरेंज कलर के बैंड को हम क्या बोलते हैं, वो डीएनए होता है। इसमें जेल, इसमें एक हम कह सकते हैं कि एग्रोस जेल का यूज करते हैं, जो कि जेलेडियम और ग्रेसिलेरियम नामक एल्गा से प्राप्त होता है, जो कि सीवीड होता है, रेड एल्गी है। तो ये बातें हैं, जब आएगा तब बताया जाएगा, अभी नहीं समझना है। और उस पर्टिकुलर डिजायर जीन को जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बाहर निकालते हैं या ग्रोथ जेल से बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को इल्यूजन कहा जाता है, ठीक है। वो जब आएगा तब बताएंगे, अभी चीजों को वो समझ लीजिए कि हाँ ये सब पढ़ना है, ठीक है। चौथा पॉइंट समझेंगे इसमें हम लोग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन कैसे, भाई पीसीआर ट्रिक। पीसीआर मैंने आपको बताया होगा, ले लिया फुल फॉर्म भी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद करिए जब मैंने आपको ओवरव्यूज बताया होगा तो वहां पर पीसीआर का जिक्र किया होगा। तो पीसीआर में भी वो सारे प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, चाहे वो डीनेचुरेशन हो, चाहे वो एनिलिंग हो, चाहे वो एक्सटेंशन हो। इन्हीं तीनों प्रोसेस से पॉलीमराइजेशन किया जाता है। जो हमारा पर्टिकुलर जीन होगा उसी जीन का हम लोग पीसीआर करते हैं, उसकी संख्या क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, एक हायर स्केल पर करते हैं, ठीक है। तो ये भी समझना होगा इसी में। अगले आते हैं पांचवें पॉइंट में। पांचवा पॉइंट क्या कहता है भाई, देखो अब हम लिंक करेंगे जीन को किसके साथ, लिंकेज द जीन विद वेक्टर, ठीक है ना। क्या होगा भैया, विद वेक्टर। अब जो जीन मिल गया है उस जीन को ले जाओ किसी वेक्टर के साथ ऐड ऑन कर दो,
वेक्टर कुछ भी होगा, प्लाज्मिड हो सकता है, कास्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, अलग अलग प्लाज्मिड मिलेंगे आपको। बैक्टीरियोफेज तो स्पेशली जानते हैं सब, तो इन सब में ले जाकर तो जोड़ देना, ठीक है ना, क्योंकि संख्या बना चुके हैं। ये प्रोसेस भी समझना होगा। आते आते छठे पॉइंट पे, अब ट्रांसफर करेंगे हम किसमें, होस्ट में, तो लिख देंगे ट्रांसफर इनटू, ट्रांसफर इनटू द होस्ट। होस्ट में हमने क्या कर दिया भैया, इसको हम ट्रांसफर कर दिया। होस्ट माने हमारी आपकी बॉडी, जिसके बॉडी में क्या करेंगे, उसको हम ले जा करके डाल देंगे कि जाओ बेटा तुम काम करो अपना। तो ये हो गया। 7वां पॉइंट क्या देखेंगे इसमें हम, 7वें पॉइंट पर देखेंगे अब हम कल्चर, कल्चर ऑफ द होस्ट सेल। क्या करेंगे, कल्चर ऑफ द होस्ट सेल, किसमें, इन मीडियम ऑन लार्ज स्केल, स्पेशली यूज करते हैं इसमें बायो रिएक्टर का। अब बायो रिएक्टर की मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं कि होस्ट सेल में क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, यानी कि अब इतनी ज्यादा संख्या में हम लोग बढ़ा लेते हैं, जो भी हम डिजायर हमारा जीन होता है, बायो रिएक्टर का यूज किया जाता है, जिससे संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये प्रोसेस भी होगा। फिर इसमें आता हम लोग 8वां पॉइंट इसमें देखेंगे, 8वां क्या कहता है, उसमें क्या करना रहता है। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक लगा सकते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ, डाउन स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी अब हमने क्या किया, अब हमने डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कर दिया जो हमारा प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। यही 8 पॉइंट आपके सामने हमने लिख दिया है, जो बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट रूप से समाप्त कर देंगे। अर्थात समाप्त का मतलब ये नहीं कि जड़ से उखाड़ देंगे। इस चैप्टर को पढ़ना है, इन्हीं 8 पॉइंट को समझते चलेंगे, पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी इन्हीं 8-9 जो स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हीं के अंतर्गत आपको समझना है। क्लियर है। तो अब आप इसको इंस्टॉल लीजिए और पहला हेडिंग डाल दीजिए, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलिए हेडिंग डालिए, इसमें इंस्टॉल दे दीजिए। चलिए भैया, अब हम लोग पहला हेडिंग समझेंगे इसमें, जिसका नाम क्या है, मैंने हेडिंग डाल दिया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, आप क्या समझते हैं जेनेटिक मटेरियल आप किसे कहते हैं? प्रूफ किया गया है, साइंटिस्टों ने प्रूफ कर रखा है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अब भाई डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है, हालांकि आरएनए भी है, लेकिन कुछ स्पीशीज में देखा जाता है, लेकिन डीएनए तो एक प्रकार का फिक्स है ना कि भाई तुम तो जेनेटिक मटेरियल हो, तुमको कोई टच नहीं कर पाएगा। अगर बोल दिया डीएनए ने और आरएनए दोनों खड़े हैं, आरएनए कहा मैं जेनेटिक मटेरियल हूँ, तो डाउट हो सकता है। लेकिन अगर डीएनए ने कह दिया भाई मैं हूँ, तो उस पर डाउट या संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सबसे बड़ा डॉन है। और डॉन की बातों पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शक नहीं करते हैं। शक करेंगे तो कहानी क्लियर। समझ में आई। अब हम समझेंगे डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या डीएनए ऐसे अथू नथु गैरा कोई भी जाके डीएनए उठा के लाओगे? नहीं। डीएनए दोस्तों होता क्या है, डीएनए इनक्लोज्ड होता है। डीएनए हमारा क्या होता है, जैसे मैं समझाऊंगा इसे, डीएनए इनक्लोज्ड है। डीएनए इनक्लोज्ड है, कहाँ पर है, एक मेम्ब्रेन में है। एक मेम्ब्रेन, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये आप देखेंगे ये पूरा का पूरा शैलवाल हो जाए, ये मेम्ब्रेन हो जाए, ये न्यूक्लियस हो जाए, यानी एक प्रकार से कहेंगे इसी में डीएनए है। अब इस मेम्ब्रेन क्या होता है कि ये जब मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया जी, ब्रेक करिए। जैसे अगर आपको घर में घुसना है, घर में घुसना है, पैसा चोरी करना है किसी में, तो सबसे पहले आपको जैसे बैंक में घुस कर जाना है, तो सबसे पहले तो बैंक के जो शटर होंगे उसको तोड़िए, पहला काम, यानी पहले सलवार को तो
अंदर आओगे और तगड़ी तगड़ी चीजें मिलने लगेंगी। ऐसे ही ये प्रोसेस है। न्यू सॉरी डीएनए पाना है तो डीएनए को पाने के लिए अलग अलग बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा सेल वॉल को ब्रेक कर देंगे। चलिए सेल वॉल ब्रेक हुआ, डीएनए बाहर हुआ, लेकिन डीएनए बाहर नहीं हुआ, डीएनए along with मैक्रो मॉलिक्यूल मिला आपको, मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ आपको मिल गया। अब सवाल ये हुआ कि भैया डीएनए यानी अकेला नहीं है क्या? तो कहा गया नो 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 नो, डीएनए के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल के रूप में, जिसमें लिपिड भी होगा, जिसमें प्रोटीन भी होगा, जिसमें पॉलीसेकेराइड भी होगा। अब इन सब चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से इसमें मिलेंगे भैया। तो देखो आरएनए भी मिल जाएगा यहीं पर, प्रोटीन भी मिल जाएगा, पॉलीसेकेराइड भी मिलेगा एंड लिपिड भी मिल जाएगा। सोचिए ये तमाम चीजें भी मिल रही हैं, लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो डीएनए चाहिए। बट नो, कहते हैं कि गेट वन बाई वन मैंने लिया डीएनए और गेट 4 फ्री। डीएनए मांगा था, 4 फ्री मिल गए हैं, अब इनको भी रखो अपने पास। नहीं रखना है, हटाओ इनको, डीएनए को लाओ। अब डीएनए को कैसी तरह ब्रेक करो। अब डीएनए को हमने कहा कि चलो ये प्रोसेस तो सबके लिए संभव है, सबके लिए पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्लांट में जाओगे, बैक्टीरिया में जाओगे, फंगस में जाओगे, तो इनकी सेल वॉल को तोड़ने वाले कुछ एंजाइम डिफरेंट होते हैं। एक ही एंजाइम सबके सेल वॉल को ब्रेक कर दे, ये संभव नहीं है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे कि एंजाइम्स हमारे चेंज हो जाते हैं, विच ब्रेक द सेल वॉल, जो ब्रेक सेल वॉल को तोड़ते हैं। उसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। अब आगे समझेंगे। यहाँ पर देखो, अब इसमें हम जानेंगे कि क्या होगा। जिससे मान लेता हूँ कि भैया ये पूरा कपड़ा हमने बना दिया, यहाँ पर इसे एक पतेला, क्या बना दिया भैया, ये पतेला बना दिया। इस पतेले में हमने दिखा दिया कि ये सेल भरा हुआ है। ये सब क्या हो जाएगा बाबू, हमने दिखा दिया कि ये सब क्या है, सेल है, ठीक है ना। सेल बना दिया। अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रीफ्यूज्ड यानी इसको सेंट्रीफ्यूज करने से हम डीएनए का जो प्रेसिपिटेशन होगा उसको नीचे की तरफ देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अर्थात हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या मिलता है, इसको देखिए। सेंट्रीफ्यूज करेंगे और ये होगा अकॉर्डिंग टू द source of enzyme are used। अर्थात इसमें सेल तो है, लेकिन सेल किसका है, प्लांट का है, फंगस का है, बैक्टीरिया का है। तो जिसका जैसा होगा उसके हिसाब से एंजाइम काम करेगा, उसको तोड़ेगा। अर्थात हम समझेंगे इसको अगले बॉक्स में। अगर मैं समझाऊं, यहाँ पर देखो, मैं इसको अगले बॉक्स में अगर समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से आप देखेंगे क्या करेगा भैया, ये इसमें ये सब भरे हुए हैं। ये आप देखेंगे, इसमें हम डालने वाले बाबू क्या, ये हमारा हो जाएगा, नीचे दिखा देंगे कि ये हमारा ब्रोकन सेल विद किसके साथ, ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से हमने क्या यूज करेंगे अभी देखिएगा आप, चिल्ड इथेनॉल। क्या हो जाएगा, चिल्ड इथेनॉल हम लोग इसमें ऐड करेंगे, एडेड करते हैं, जिससे हमारा डीएनए क्या होता है, डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड यानी नीचे की तरफ डीएनए बैठ जाता है। अगर आप चिल्ड इथेनॉल ना डालो तो डीएनए नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो डीएनए को नीचे बैठाना है तो चिल्ड इथेनॉल डालो। अब यहाँ पर प्रोसेस होगा, सबके सेल इसमें भरे हैं, ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया गया, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। यहाँ पर ये ये
सबका काम हो रहा है। हमने पहली बार क्या किया बाबूजी कि हमने एंजाइम का यूज कर दिया प्रोटीएज का, यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोटीएज एंजाइम। यहाँ पर हमने यूज कर दिया लाइपेज एंजाइम, यहाँ पर हमने यूज कर दिया आरएनएज एंजाइम। ठीक है, इन सारे एंजाइम का यूज कर दिया। अब जब एंजाइम का आपने यूज किया तो ये लोग कुछ ना कुछ काम करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे ये ब्रेक करेंगे आगे। क्या करेंगे लोग, इन लोगों में एक ब्रेकिंग होगा, ये सब ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, ये सब ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। अब यानी किसको ब्रेक करेगा किसको तोड़ेगा वही जानना है आपको, समझाऊंगा मैं। देखो आपको बताया मैंने कि प्रोटीएज एंजाइम जब किसी पे काम करता है या लाइपेज एंजाइम काम करता है या आरएनएज करता है तो किसको तोड़ेगा, प्रोटीज आपको पता है, प्रोटीन को। किसको बाबू, प्रोटीन को। लाइपेज लिपिड को, और ये हमारा आरएनएस आरएनएस को, आरएनए को। यानी ये तमाम चीजें जो है ऑल दीज आर रिमूव्ड, ये सब क्या हो जाते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं। यानी ऑल दीज आर removed as we only need the DNA। आपने देखा, ये प्रोसेस करना पड़ता है जिससे फाइनली हमारे हाथों में क्या मिल जाए, डीएनए मिल जाए। और इसी डीएनए पर आपको कोई आपका डिजायर डीएनए पर कोई जीन होगा, इसी जीन को हम लोग आगे प्रोसेस में एम्प्लीफिकेशन करेंगे, पीसीआर करेंगे और उस जीन की संख्या खूब तगड़ी बढ़ा लेंगे, जितना आपका मन करेगा बढ़ा लेना, बाद में जैसा होगा जैसा यूज करना। ठीक है ना, ये प्रोसेस है दोस्तों जिसमें आइसोलेशन या हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में समझना चाहिए। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर आज का हुआ। ठीक है, इसमें एक नोट जरूर लिखिएगा, मैं एक नोट लिखूंगा यहाँ पे, आप भी लिखेंगे नोट। देखो लिख लेना यहाँ पे कि फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन अभी डाला होगा चिल्ड इथेनॉल वाला सॉल्यूशन, एडिंग एडिंग चिल्ड इथेनॉल क्या होता है, डीएनए डीएनए अल्टीमेट डीएनए अल्टीमेट प्रेसिपिटेट डीएनए अल्टीमेट प्रेसिपिटेट एज फाइन थ्रेड, एक छोटे से धागे के रूप में। उस धागे का नाम क्या है, कॉल्ड एज स्पूलिंग। क्या होता है बाबू, कॉल्ड एज SPOOLING, स्पूलिंग के नाम से जाना जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई हैं, यानी कि चिल्ड इथेनॉल डालने पर डीएनए का प्रेसिपिटेशन जमेगा और फाइनली डीएनए एक धागे नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पूलिंग कहा जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही भैया, माधव जाग रहे हो ना, जागते रहो भैया, ये दबी बहुत बड़ी है, इतना आसानी से आप जीत नहीं पाओगे। जीतना है तो जगना पड़ेगा, और जगना ही नहीं पड़ेगा, जगने के साथ साथ इसको खोलना पड़ेगा, तब जान पाओगे कि क्या अभी मसला बाकी है और क्या अभी बचा है, क्या लड़ा है आपने। कहा जाता है अच्छी किताबें और अच्छे इंसान को पहचानने के लिए आपको बहुत लंबे से लंबे तक जाना पड़ता है, तब पता चल पाता है कि हमारे साथ कौन था कौन नहीं था, और कौन रह के भी नहीं था और कौन ना रहकर भी हमारे साथ था। ये संभव तभी होगा जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, लोगों से बेहतर करने की कोशिश करने के लिए आपको अलग कुछ करना पड़ेगा। 4 घंटा वो पढ़ रहा तो 4 आप पढ़ोगे तो क्या कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, वही जितना हो पाएगा वही तुम भी पा जाओगे। तुम वो 4 पढ़े तो तुम 4 नहीं पढ़ पाओ तो 6 पढ़ो, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, तो जितना पढ़ के आज सो गया हो उससे 2 घंटा कुछ ज्यादा पढ़ो आज, तब तुम उससे अलग कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे, सफलता आसानी से आपके करीब में आएगी और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाओगे इजिली। समझ पाए, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं रखेंगे जिसमें हम लोगों ने केवल आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखा है। बाकी ऐसे ही सारे लेक्चर्स, सारे स्टेप जो मैंने दिया है वन बाय वन समझते चलेंगे दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई अगर आपकी प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा,
क्वेश्चन का निपटारा भी आसानी से आपके सामने किया जाएगा। थैंक यू सो मच। पेशेंस ऑलरेडी